नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और ईलन मार्केट्स का। दोस्तों, कैसा चल रहा है आपका मार्केट का पार्टिसिपेशन? कैसी चल रही है आपकी मार्केट में लर्निंग? एवरी डे मार्केट हमको कुछ ना कुछ नया सिखाता है, तो हम कभी भी ये नहीं कह पाते हैं कि मार्केट में अब मैं पूरा सीख चुका हूँ। हर दिन मार्केट एक नया लर्निंग दे के जाता है, तो आशा है कि आपको वो हर दिन का लर्निंग याद रह रहा है और आप उसको यूज कर रहे हैं अपने अगले दिन और अगले दिन और अगले दिन की तैयारी में। दोस्तों, जितना मैं फेस टू फेस रिकॉर्ड कर रहा हूं और जितना आप लोगों के साथ एंगेज हो रहा हूं, उतना मुझे फीडबैक मिल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सबको मेरा यह प्रयास बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, इस प्रयास के दौरान एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो मार्केट के अंदर में अभी अभी आया है, या मैं कहूंगा काफी टाइम अब तो हो गया है आए। वो है मार्केट में जो लोग पार्ट टाइम इन्वॉल्व है, जो जॉब कर रहे हैं या जो किसी और काम में है और मार्केट में पार्ट टाइम इन्वॉल्व है। वो बहुत बड़ा पॉपुलेशन अब मार्केट में आया है और वो मार्केट से बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। क्यों कमाना चाहते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट के अलावा कहीं और अपॉर्चुनिटीज उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। ब्याज दर कम हो गए, म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं है उस पर डाउट हो गया सबको। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट शेयर बाजार में पार्टिसिपेट करने की जो इंटरनल चाह है, वो लोगों की क्लियरली सामने नजर आ रही है। दोस्तों, मुझे लगा इस फेस टू फेस के अंदर में मुझे एक गेस्ट को बुलाना चाहिए जो पार्ट टाइम मार्केट में काफी टाइम से इन्वॉल्व है और बहुत अच्छे से इन्वॉल्व है, जो मार्केट में एक मैं कहूंगा कि है तो थोड़ा हिडन हिडन टाइप, लेकिन ट्विटर के अंदर में मैंने देखा है वो काफी ओपन है और काफी हद तक लोगों को हेल्प करते हैं अपना नॉलेज शेयर करके, और मार्केट के अंदर में लोग पैसा कमाएं, ये उनकी बहुत बहुत दिलो तमन्ना है। दोस्तों, मेरे साथ आज फिर एक हिडन पर्सनालिटी है। ये अपना नाम खुल के नहीं बोलना चाहते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं उसके लिए, बिकॉज सब आदमी की अपने अपने लिमिटेशंस है। बट मैंने उनको कहा कि आप खुल के नाम मत बताओ, बट खुल के अपना पूरा काम बताओ और हमारे जो यूजर्स है उनको भी अपने लायक बना सको तो बना दो। दोस्तों, मेरे साथ इस फेस टू फेस में इन्वॉल्व है मिस्टर सैन स्टॉक। सैन, बोलने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे यूज टू हो जाऊंगा। सैन। Thanks a lot, sir. It's my privilege to be part of your mission to educate trading society and give back to trading society. And indeed, you are doing a fantastic job because even I am connected with a lot of trader, and even I am getting the same feedback that your face-to-face series are helping them to a great extent. I wish कि जब मैंने start किया trading, आप वहाँ होते तो मेरा struggle थोड़ा कम हो जाता। Thank you. सोच यही थी कि जब मैं स्टार्ट किया था ट्रेडिंग तो मेरे स्ट्रगल थे काफी। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। बट सैन, आई मस्ट टेल यू, मैं तो बाद में आया हूँ। आप मार्केट के अंदर में लोगों को सिखाने का काम काफी पहले से कर रहे हैं। बहुत ही छुपे रुस्तम है आप। और जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, जितना मैं आपको ट्विटर में फॉलो करता हूँ, हो सकता है कि मैंने फेस टू फेस बना के इसको स्ट्रक्चर दे दिया हो, बट आप भी काफी हद तक लोगों को सिखाने में जुटे हुए हैं, तो मेरे बहुत रेस्पेक्ट है आपके लिए। Thanks a lot, sir. The respect is mutual. So, लोगों को लगता है कि I'm trying to help them to make them profitable trader, but frankly speaking, I'm selfish in that manner because I like to see कि मेरे आसपास जो लोग हैं उनका स्ट्रगल कम हो, क्योंकि ये देख के मुझे अच्छा लगता है। तो you can say I'm selfish. I'm doing it to feel better for myself. या एब्सोल्युटली। और ये कहते हैं ना लोग कि जितना आप दोगे उतना ये मार्केट इतना प्यारा है कि वो आपको देगा, और चाहे वो नॉलेज है चाहे विजडम है। तो आई थिंक हम लोग दोनों एक ही बोट में हैं उस मामले में। तो चलिए, अच्छा है। थोड़ा आपका बैकग्राउंड अगर आप बता सके सैन, मुझे पता है कि आप एग्जैक्ट तो नहीं बताएंगे, बट मोटा मोटी एक आइडिया दीजिए कि आप किस प्रांत के हैं, क्या एज है आपका, कब से आप मार्केट में हैं। थोड़ा बहुत बताइए, फिर हम लोग आपसे टेक्निकल नॉलेज लेने उतरेंगे। Sure, sir. So basically, sir, I belong to Gujarat. तो काफी लोगों को ऐसा लगता है गुजरात से जो लोग होते हैं वो by they are connected somehow with the market, but that's not true in my case, that we will discuss. So I am from Gujarat. By qualification, I'm an engineer, mechanical engineer.
I work in oil and gas sector, and my age is 33, and I am in market from 2009. So almost 11 years in the market. And yes, as you started, you said in the beginning कि एक market में एक community है जो part time trader की है. So I belong to that category कि मैं part time trader हूँ. So yes, I did my engineering, then I joined Reliance Industries. After that, I moved out of India. I worked there. I came back into India. I worked for L&T, and again, uh, I'm back to Dubai. So that's what about my, you can say, a small introduction. Then, as and when this interview goes on, we will discuss in detail. Yeah, okay, fantastic. So, I'm very glad कि आप 11 साल से मार्केट में हैं और पार्ट टाइम मार्केट में आप काम करके सरवाइव कर पाए हैं और मार्केट में अभी भी जटे हुए हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो राज है जो आपको इतना एक स्टेबिलिटी दे रहा है आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करने का। तो आज पूरा राज खोलना है सैम, Sure, sir. छिपाना नहीं है कुछ भी। Sure, sir. Yeah, the title of this interview is a face-to-face, but before anyone comment, let's say it is a face-to-mask interview. I am behind the mask, and आज के इस इंटरव्यू में हम काफी और मास्क जो है वो खोलेंगे कि काफी मिसकंसेप्शन है. So that mask I will try to uncover कि क्या misconception है, what is actually reality, so that we will discuss, and I will share my personal experience, what has happened with me, how trading get evolved, what is good to learn from trading in your personal life, in your professional life. So there is a lot to discuss, and I will try to make कि ये repetition जैसा ना हो, because there are a lot of good guys you have interviewed, fantastic guys. I know many of them personally. So yes, we will try best to give this 1 hour, and the attempt will be कि ये 1 hour में we should try to reduce the as much as possible struggle of a new trader. ऑसम, फैंटास्टिक। तो चलिए मैं आपको प्रेजेंटर बनाता हूँ और पूरा टाइम मैं आपको देता हूँ। Okay, so guys, I have one simple chart in front of me. So विवेक सर, अगर ये चार्ट मैं किसी को बताऊंगा and if I will ask them कि ये क्या है, तो अगर जो ट्रेडर्स है, जो थोड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर है मार्केट में, तो वो बोलेंगे कि ये स्टॉक का चार्ट है, और कुछ अगर ट्रेडर्स है जिन लोगों को थोड़ा टेक्निकल का नॉलेज है, देन दे विल से कि दिस इज एग्जैक्टली अ वाइकॉफ चार्ट. वाइकॉफ करके ट्रेडर थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा चार्ट बनाया था दैट सेज accumulation, distribution, markup and markdown. So लोग बोलेंगे कि ये वाइकॉफ का चार्ट है, बट आई वांट टू टेल देम ये ना ही स्टॉक का चार्ट है, ये और ना ही ये वाइकॉफ का चार्ट है, ये एग्जैक्टली चार्ट है एक ट्रेडर के अकाउंट का. लेट मी टेक यू टू सेकंड एंड यू गाइस विल गेट. So this is exactly a account statement of a trader जो काफी टाइम से मार्केट में है. अब 2009 में लकीली प्योर लक व्हेन आई एंटर हियर, जब मैंने अकाउंट ओपन किया, मैंने अकाउंट ओपन किया था फिर 10-20,000 मेरी जो सेविंग थी उससे, तो मैंने अकाउंट ओपन किया. 2009 का करेक्शन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था एंड मार्केट बॉटम से थोड़ा ऊपर जाना स्टार्ट ही किया था, एंड एट दैट टाइम आई एंटर द मार्केट. तो मैंने, आई रिमेम्बर फर्स्ट शेयर मैंने लिया रिलायंस, क्योंकि रिलायंस के लिए काम करते थे, बहुत प्राउड था the amount of work we were doing and the level of work we were doing at that time. तो एक प्राउड मोमेंट था, तो बस इमोशन में आके रिलायंस ले लिया. मैंने रिलायंस लिया, दूसरे दिन रिलायंस 5% अप. सो आई वाज लाइक माय गॉड, ये तो बहुत इजी है, आज शेयर लो, कल 5% बढ़ गया, बेच दो. मैंने बेच दिया एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि ये तो बहुत इजी है. देन दूसरे दिन दूसरा एक और स्टॉक ले लिया, एसआर ऑयल ले लिया, बिकॉज वो भी सेम बिजनेस में थे. उसके बाद कारूतरी ग्लोबल. सो एक्चुअली मैं शेयर लेते गया और हर शेयर में प्रॉफिट हो रहा था. मुझे कुछ नहीं आता था, बट क्योंकि वो मार्केट करेक्शन के बाद मार्केट वाज मूविंग अप, बहुत स्पीड में ऊपर जा रहा था, तो जो भी शेयर मैं लेता था वो ऊपर चला जाता था. तो वहां पे ये चीज मोस्टली हर एक ट्रेडर के साथ होती है. वो जब स्टार्ट करते हैं ना, तो आई कॉल इट इनिशियल लक.
इनिशियल लक के बेसिस पे आपको थोड़ा सक्सेस मिल जाता है, एंड दैट एग्जैक्टली हैपन कि आप अकाउंट यहाँ पे ओपन करते हो और आपका अकाउंट का साइज ऊपर जाता है। ये टाइम में आपको ऐसा लगने लगता है कि मार्केट बहुत सिंपल है, आपको सब आने लगा है, and knowingly overconfidence start building in you, and that exactly happened with me. तब रिलीफ मनी था जिसमें डेली कोट आता था, और रिलीफ मनी में बड़े एनालिस्ट जो है अपने जो अश्विनी गुजराल वो सब साहब दैट टाइम टिप्स देते थे, तो मैं सब उनकी टिप्स फॉलो करता था एंड आई वाज मेकिंग मनी। तो मैंने ऐसे करके 20,000 का मैंने 1 लाख कर दिया विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम। और तब ये कुछ नहीं पता था व्हाट इज मनी मैनेजमेंट। आज 20,000, 20 का 25 हुआ, कल 25 लगा दो, 25 का 30 हुआ, 30 पूरे के पूरे की शेयर में लगा दो। दैट वाज द फंडा। तो मेरा ऐसे इनिशियली ये अच्छा, प्योरली ऑन लक आई मेड गुड प्रॉफिट इन इनिशियल डे। अब उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ, उसके बाद 2010 आया। बिफोर 2010 आई टेल यू 2009 इलेक्शन आ रहा था, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि इलेक्शन का शेयर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो बिफोर इलेक्शन मैंने सभी स्टॉक लेके रखे थे, 3-4। टाटा स्टील था, देन पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर था, उस टाइम इंफ्रा पटेल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चलता था, वो सब मैंने लेके रखा था। और दूसरे दिन मेरे को मीटिंग के लिए जामनगर जाना था। मैं जब जामनगर पहुंचा तब किसी ने मुझे बोला कि मार्केट अपर सर्किट पे खुला है क्योंकि कांग्रेस फिर से जीती है। अब मुझे वो पता भी नहीं था कि पॉलिटिक्स का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो उस दिन मैं सब बाय करके गया था, तो मेरा जैकपॉट लग गया उस दिन, सो आई वाज रियली हैप्पी। बट ये जो भी सक्सेस था दैट वाज प्योरली लक। सो ये वो फेज था मेरी लाइफ का। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ऊपर जाने के बाद स्मॉल मिड कैप में ही मैं जनरली लेता था, तो दे स्टार्ट करेक्टिंग, तो मेरा स्लोली स्लोली लॉसेस होने लगा। सो दिस वाज द पार्ट व्हेन आई स्टार्टेड लूजिंग माय अमाउंट, क्योंकि लक लक कैन फेवर यू अप टू सर्टेन लिमिट। आपको लक ऑलवेज फेवर नहीं करता है, क्योंकि तब मुझे कुछ नहीं आता था, प्योरली लक। सो आई स्टार्टेड लूजिंग द मनी। तो जब पैसे लूज करना मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया तो बहुत बुरा लगता था, क्योंकि अब तक तो बस कमाना सीख देखा था कि पैसे आते हैं। अब वो फीलिंग काफी बहुत ही डिफिकल्ट फीलिंग थी। अब मुझे क्या था कि मुझे पहले तो जो अकाउंट था मेरा 1.5 लाख पहुंच गया, मुझे वहां पे जाना है, उससे आगे भी जाना है। तो एकदम रिवेंज, डबल क्वांटिटी ले ली, ब्रोकर को बोला कि तुम मार्जिन देते हो, तो हाँ मार्जिन दे, तो मार्जिन पे शेयर ले लिए, ऐसा करने लगा। उसकी वजह से लॉस ज्यादा होते थे। अब लॉस होने के बाद थोड़ा प्रॉफिट होता था, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ 50-50, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं आता है, देन ऑल्सो यू विल मेक मनी इन फ्यू ट्रेड्स। तो उसमें थोड़ा, तो ये वो पोर्शन है कि ना, ये 50% प्रोबेबिलिटी के गेम है कि आपने बाय किया तो देयर इज 50% चांस कि वो आपकी फेवर में जाए एंड 50% आपके अगेंस्ट जाए। तो कभी लक चल जाता है, तो ये थोड़ा फिर से प्रॉफिट आता था, तो फिर से ऐसा लगता था कि अब तो वापस मैं पैसा कमाने चालू कर दूंगा, और तुरंत फिर से बड़ा एक लॉस हो जाता था। एंड आई एम श्योर कि जितने भी नए ट्रेडर उनको सबको ये सिचुएशन दे मस्ट हैव फेस, कि जब प्रॉफिट आता है तो कम आता है, और जब जाता है तो काफी ज्यादा लॉस होता है। देन दिस सिचुएशन स्टार्टेड, उसमें मैंने काफी अमाउंट लूज कर दी। तो 1.5 से मैं 1 लाख तक आ गया। देन आई वाज टेंस कि ये कैश वाला चीज नहीं हो रहा है मेरे से। तो वन फाइन डे मुझे वही सेम फ्रेंड के एक फ्रेंड से पता चला कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग, और उसमें आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, जिसमें आप पहले बेच दो और बाद में खरीदो, तो स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है। सो आई रियली लाइक दैट आइडिया, क्योंकि तब सब कुछ नीचे जा रहा था। एंड आई रिमेम्बर कि मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट की, एंड मेरा फर्स्ट इंट्राडे ट्रेड शॉर्ट ट्रेड था। जनरली लोग शॉर्ट सेलिंग से डरते हैं। आई एम द ऑड मैन कि जिसने फर्स्ट ट्रेड इंट्राडे में शॉर्ट लिया था। एंड आई रिमेम्बर दैट वाज कारुतरी ग्लोबल। कारुतरी ग्लोबल में मैंने शॉर्ट लिया था, अब फर्स्ट दिन में मेरे को 10,000 का प्रॉफिट हो गया। सो आई वाज अगेन इन द स्काई। सो दिस वाज दैट मोमेंट हियर अगेन कि चलो मिल गया कुछ, अब फिर से मैं पैसे बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ये फीलिंग, दिस फीलिंग कीप ऑन कमिंग न्यू ट्रेडर के लिए। सो वहां पे भी थोड़ा इनिशियल लक से सक्सेस मिला। फिर मैंने क्या करना चालू किया कि रिलीफ मनी में गेनर एंड लूजर आते थे। तो मैं क्या करता कि आज जो स्टॉक 10 या 15% बढ़े, कल मैं जाके उसको शॉर्ट सेल कर दूंगा। दैट्स ओनली रीजन। तो मैं ऐसे शॉर्ट सेल किया, तो जब जीके सीमेंट 52 वीक हाई मारा था, तब मैं उसको शॉर्ट कर रहा था। तो
ऊपर गया मैंने शॉर्ट मारा, और ऊपर गया फिर से शॉर्ट मारूंगा, ऐसे करके भी मैं इसमें सर्वाइव कर गया। वन डे कम इन माई लाइफ विच चेंज माई लाइफ। तो ऐसे करके ARSS इंफ्रा का IPO आया था, इफ यू रिमेंबर सर, इन 2010-11, और वो IPO वाज अराउंड 500 रुपीज, और 500 से ARSS इंफ्रा 1500 तक चला गया। सो अब मुझे लगने लगा कि ये बहुत ज्यादा है, अब इससे ऊपर ये नहीं जा सकता। तो अगले दिन ARSS इंफ्रा 10% अप था, तो मैंने डिसाइड किया कि कल मैं उसको शॉर्ट सेल करूंगा। दूसरे दिन ARSS इंफ्रा 5% अप खुला, मैंने उसको शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद वो तुरंत नीचे आया, बट मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। मैंने सोचा कि आज तो बहुत बड़ा गेम खेलते हैं, आज ज्यादा पैसे लेके घर पे जाते हैं। तो वो 5% अप था, वो 0-0 पे आया, वापिस से वो 5% अप आया, मैंने और शॉर्ट सेल किए। वो 10% अप आया, मैंने फिर से शॉर्ट सेल किए। ऐसे करते करते एक टाइम पे वो 17% अप चला गया, एंड आई वाज लिटरली सीवरिंग। मेरे ब्रोकर ने मेरे को कॉल किया कि आपको इसमें से निकलना पड़ेगा, अदरवाइज ये 20% सर्किट लग जाएगी, तो प्रॉब्लम है, आपको ज्यादा लॉस हो जाएगा, आपको ऑप्शन में जाना पड़ेगा, एंड दिस एंड दैट। तब मुझे ये टर्म्स भी पता नहीं चलते थे। तो मैंने जब ARSS इंफ्रा 19% अप था, तब मैंने अपना लॉस बुक किया। दैट डे एक दिन का मेरा लॉस था 25,000 रुपीज। मेरा अकाउंट 1 लाख का था, और 25,000 मैंने एक दिन में लॉस कर दिए। वो दिन मार्केट क्लोज होने के बाद आई वॉज नॉट नोइंग व्हाट टू डू, आई वॉज रियली इन बिग शॉक। फर्स्ट टाइम इतना बड़ा शॉक लगा था। एक टाइम पे ऐसा लगने लगा कि शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, बट आई डिडंट गिव अप, क्योंकि अभी भी मेरे पास लूज करने के लिए था, बिकॉज आई स्टार्टेड विद 20,000। So I thought no issue, we will try next day. उस दिन एस कुमार भी बहुत चल रहा था, रेड एंड टेलर की एड चल रही थी, एस कुमार वाज कोटिंग अराउंड 100 रुपीज, जो स्टॉक कभी 20 रुपीज का था वो तब 100 था। नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि एस कुमार को शॉर्ट करते हैं, मैंने एस कुमार को शॉर्ट किया। उसमें भी सेम थिंग, इनिशियली अप था, शॉर्ट किया, पैसा आ रहा था, नहीं लिया, क्योंकि मैं ऐसे माइंड में था कि कल जो 25,000 का लॉस हुआ ARSS में, वो आज के आज मैं एस कुमार से रिकवर कर लूं, एंड दैट ऑल्सो वेंट बैड। वहां पे भी मेरे को पोजीशन काटनी पड़ी व्हेन स्टॉक रीच 15% अप। तो उस दिन भी मैंने अराउंड अराउंड 28,000 का लॉस किया। सो इन शॉर्ट, इन 2 डे, this was that point. In 2 day I lost almost 50% of my capital. So this was my journey, and here I reached this point. उस दिन लगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो कुछ तो गलत कर रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाट, बट आई एम नॉट डूइंग समथिंग विच इज राइट। उस दिन काफी सोचा, इट वाज रियली टफ फॉर मी, क्योंकि ये ऐसा प्रॉब्लम था कि मेरे कोई दोस्त डे ट्रेडिंग नहीं करते थे, मेरी फैमिली में किसी को कुछ पता नहीं है। तो ऐसा प्रॉब्लम था कि आप किससे शेयर करोगे, एंड फ्रेंकली आई डू नॉट शेयर प्रॉब्लम, दैट्स माय पर्सनल प्रिंसिपल कि आई डू नॉट शेयर द प्रॉब्लम। बिकॉज ऑफ दैट इट वाज रियली टफ टाइम फॉर मी कि एग्जैक्टली व्हाट आई शुड डू उस दिन। सो दिस वाज द ब्रेकिंग पॉइंट इन माय ट्रेडिंग लाइफ। That day I made one decision that आज के बाद मैं कभी भी स्टॉप लॉस लगाए बिना ट्रेड नहीं करूंगा। So this was the point when I decided कि मैं स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करूंगा। So विवेक सर, काफी हम बोलते हैं कि इमोशंस जो है that is bad for trader, right? Are you agree with that, sir? कि इमोशंस are bad for Yeah, trader? Okay. yeah. I do agree, but I do not agree completely. बिकॉज ये इमोशन ही है विच विल फोर्स यू टू चेंज, एंड एग्जैक्टली दिस हैपन। ये इमोशनल ब्रेकडाउन था मेरा, ये इमोशनल ट्रॉमा था मेरा, कि उस दिन आउट ऑफ दैट इमोशन आई डिसाइडेड टू चेंज माई सेल्फ, कि भाई आज के बाद मुझे ना स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना है। सो आई सेड कि समटाइम्स इमोशन इन ट्रेडिंग इज गुड फॉर यू, यू शुड बी फियर ऑफ लॉसेस। बिकॉज अगर आप में इमोशन ही नहीं है, लॉस होने के बाद आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो यू विल नेवर ट्राई टू चेंज। सो फॉर चेंज इन लाइफ और चेंज इन ट्रेडिंग यू नीड टू हैव इमोशनल, एंड यही इमोशन की वजह से मैंने उस दिन डिसाइड किया कि आज के बाद स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है। एंड आई एम प्राउड सेइंग दैट दैट वाज द लास्ट डे ऑफ 2010। उसके बाद मैंने कभी भी स्टॉप लॉस लगाए बिना ट्रेड नहीं किया, नेवर इन माय लाइफ आफ्टर दैट डे। तभी अब ये पॉइंट पे भी मुझे अभी टेक्निकल कुछ नहीं आता था, बट इतना पता चला स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं स्टॉप लॉस लगा से ट्रेड करने लगा। बट वही रैंडम, तो उससे थोड़ा पैसा आता थोड़ा जाता, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस की वजह से ना आपके लॉसेस कम हो जाते हैं।
और मैं डे ट्रेडिंग करता था, तो पूरे आपका अकाउंट पूरा ब्लो नहीं हो जाता था, एंड आई वाज ट्रेडिंग स्मॉल अकाउंट। देन मुझे धीरे धीरे पता चला कि मेरा ब्रोकर मेरे को टिप देने लगा कि ये खरीदो वो खरीदो। तो मैं देखता था कि वो मुझे बोलता था कि सेंड बाय अबव 150। अब प्राइस जब 149 चल रही है और मेरे को बोल रहा था बाय अबव 150, एक दिन मैंने 149 चला था तो मैंने बाय कर लिया कि यार तू 150 बोल रहा है, 1 रुपया ऐसे ही है, तो मैंने 149 पे बाय कर दिया और उसमें मेरे को लॉस हुआ। देन शाम को मैंने उन्हें बोला यार मैंने तो टिप फॉलो की थी, मुझे लॉस हुआ। तो वो बोलता है आपने कहाँ फॉलो की, स्टॉक तो 150 के ऊपर गया ही नहीं है। तो मैंने बोला हाउ डज दिस मेक सेंस, तुम मुझे बाय करने के लिए बोल रहे हो 150, करंट प्राइस 149 है, तो मैं अगर 149 पे ले लूंगा तो अच्छी बात है ना। देन ही टोल्ड मी नो इट इज बेस्ड ऑन एनालिसिस। मैंने बोला कौन सा एनालिसिस? देन ही सेड टेक्निकल एनालिसिस। So that was the first time I heard there is something called technical analysis. And from that day, I start searching what is technical analysis. So that's where, so this was the point, this was that point when I started initial phase of learning. My initial phase of learning started here. And you know, this is true, sir, कि लोगों को learning करना है, कुछ सीखना है, ये तभी पता चलता है when they already has lose a good sum of amount. उसके पहले Yeah. किसी को ये सब याद नहीं आता। एंड दिस इज द रियल ट्रूथ, इट इज अ बिटर ट्रूथ कि ये यही होता है मार्केट में कि आप एक अच्छा पैसा लॉस कर देते हो, देन ओनली आपको याद आता है कि इट्स टाइम फॉर यू टू चेंज। फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड learning about technicals, and there I stumbled upon the two website, चार्ट स्कूल एंड इन्वेस्टरपेडिया। तो उसमें मैं देख के आई स्टार्टेड लर्निंग टेक्निकल। सो दिस वाज माय लर्निंग फेज। तो फर्स्ट मैंने आरएसआई सीखा, तो अच्छा आरएसआई अप्लाई किया तो थोड़ा चला, फिर अगर वापस से वो नहीं चलने लगा, लॉस हो गया। सो यू नो दिस वाज द फेज, यहाँ पे लॉस हो गया तो आरएसआई से विश्वास उठ गया कि भी आरएसआई नहीं काम करता है। दूसरा इंडिकेटर पकड़ा, वो थोड़ा चला, थोड़ा सक्सेस मिला, वापस सेम स्टोरी गेट रिपीटेड। सो यू नो ये पूरा ऐसा चलता है। अब ये सब जो फेज चल रहा था ना, सो आई कॉल दिस इज अ कंसोलिडेशन फेज। सो इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ 100 ट्रेडर, 80% ट्रेडर यहीं से, ये जो फॉल होता है ना जहां पे काफी लॉस होता है, 80% ट्रेडर यहीं पे गिव अप कर देते हैं। क्योंकि इट इज नॉट इजी फेस, आई हैव फेस दिस एंड यू मस्ट हैव फेस इट, इट इज कंप्लीटली नॉट इजी फेस टू फेस। तो यहीं पे लोग गिव अप कर देते हैं। अब ये जो कंसोलिडेशन पीरियड है ना, दिस इज योर फर्स्ट विन। कैसे? क्योंकि ये ऐसा फेज है जहां पे आप पैसे नहीं कमा रहे हो, नो प्रॉब्लम, बट आप पैसे घुमा भी नहीं रहे हो, यू नो। सो दिस फेज, ये कंसोलिडेशन, नाउ ये फेज काफी चला मेरी लाइफ में, 3-4 years। अगर कोई कोई लोग होते हैं जो 10 साल तक ये फेज में रहते हैं, कोई 1 साल में बाहर आ जाता है। इट्स प्योरली डिपेंड कि आप कितने एक्टिव हो, आप कितने एफर्ट्स लगाते हो, आपके इंटेलिजेंस पे भी होता है, आपकी डिसिप्लिन ऑल्सो प्ले रोल। सो मैं ये जो ट्रेडर ये देख रहे हैं ना, उनको मैं बताता हूँ कि अगर यू आर इन दिस फेज कि आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो बट आप लॉस भी नहीं कर रहे हो ना, देन माय एडवाइस ब्रदर और सिस्टर, इट्स टाइम फॉर यू टू होल्ड ऑन। यू आर वेरी क्लोज टू योर फर्स्ट विन, बिकॉज मार्केट में पैसा नहीं घुमाना इज इटसेल्फ इज अ बिग विन अगर आप नए हो तो। So hold on, it's time for you to learn and forget about making money. I can call it, if I relate it with our personal life, then it is like a test match. Test match में क्या होता है कि जब इनिशियल विकेट गिर जाती है तो जो नया बैट्समैन आता है वो कभी भी ये नहीं सोचता मैं आके चौके छक्के मारूं, वो सिर्फ इतना सोचता है कि मैं पिच पे खड़ा रहूं, पिच पे खड़ा रहूं, लेट मी लर्न कि हो क्या रहा है, पिच स्पिन हो रही है, बाउंस हो रही है, बस मुझे सिर्फ अभी समझना है पिच को। तो ट्रेडिंग में भी यही है, आपको ये फेज में फॉरगेट अबाउट मेकिंग मनी, आप सिर्फ ट्राई टू लर्न कि मार्केट कैसे एक्ट करता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन क्या पार्ट करती है। एंड वंस यू अंडरस्टैंड, जैसे टेस्ट मैच में कोई प्लेयर अगर 2-3-4 घंटा उधर खड़ा रहा पिच पे, नाउ ही कैन टेक रिस्क ऑफ यू नो हिटिंग फोर्स एंड सिक्सेस। बट आप आके तुरंत इफ यू ट्राई हिटिंग फोर्स एंड सिक्सेस, देन you will find yourself in trouble. तो ट्रेडिंग में ये कंसोलिडेशन पीरियड में अब 80% तो इधर ही होप छोड़ देते हैं, अब बाकी रहे 20%। अब 20% भी इसमें से 10% ही बाहर आते हैं, क्योंकि 20% को ऐसा लगता है कि भाई टाइम इज ऑल्सो मनी, कि मैं 3-4-5 साल से एफर्ट लगा रहा हूँ, मुझे ना कुछ पैसे मिल रहे,
लॉस नहीं हो रहा है बट मैं कुछ कमा भी नहीं रहा हूँ, और उसके साथ दिस इमोशनल रोलर कोस्टर एंड दो स्टफ, सो दे गिव अप कि नहीं होगा। सो अब सिर्फ 10% बच गए, एंड वो 10% जो बचे वही आगे जाके जर्नी में आगे जाते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली आई आई माई सेल्फ फेस दिस कंसोलिडेशन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। और उसके बाद फाइनली एक मोमेंट आता है व्हेन यू स्टार्ट सीइंग अ टेस्ट ऑफ रियल सक्सेस, कि अब आप थोड़े पैसे बनाने लगते हो। बट ये रास्ता भी एकदम स्मूथ नहीं होता। आप पैसे बनाते हो, यू गिव अप योर प्रॉफिट अगेन, बट एक एक चीज यहाँ पे आप देखोगे ना सर, तो यहाँ पे एक अच्छी चीज होती है, एक देयर इज अ बिग शिफ्ट बिटवीन दिस चार्ट एंड दिस साइड ऑफ चार्ट। वो क्या है कि यहाँ पे आपके प्रॉफिट कम थे, आप लॉस ज्यादा दे रहे थे, देखा आपने सर, थोड़ा ऊपर जा रहा। अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा होने लगता है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप समझने लगे हो, आप मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, रिस्क, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट लेते हो। यू नो, नो वन कैन अवॉइड द लॉसेस। मार्केट में हो तो लॉसेस होना ही होना है, बट विद एक्सपीरियंस यू लर्न हाउ टू लिमिट द लॉसेस। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस रिवर्स हो गई, आपके लॉस कम होते हैं, फिर प्रॉफिट अच्छा होता है, लॉस कम होते हैं। बट ये पीरियड भी स्मूथ नहीं ऊपर जाने वाला है, एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड विद मी, कि एक टाइम पे मैं प्रॉफिट करने लगा, बट वो भी एकदम स्मूथ राइड, इट वाजंट अ स्मूथ राइड एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी। उसके बाद भी आपकी लाइफ में ऐसे कुछ मंथ आएंगे, अगेन एक कंसोलिडेशन आ सकता है, या अगेन एक ऐसा फेज आ सकता है कि यू आर लूजिंग योर परफॉर्मेंस। एंड इट इसमें ट्रेडर का फॉल्ट नहीं है, because market also change, keep on changing, that we will discuss, कि market also affect your performance। तो एक ऐसा, no one can make money every day, every month, every year, that has to accept, one has to accept it, and that exactly happened कि प्रॉफिट करने के बाद में मेरी लाइफ में एक टाइम आया जहाँ पे यू नो पूरा ईयर मेरा ओके ओके था या थोड़ा नेगेटिव था, एंड देन यू नीड टू अगेन होल्ड ऑन टू दिस पोजीशन। यू नो, आपको वहां पे डटे रहना है कि ओके, इट्स पार्ट ऑफ अ गेम, इफ यू स्टेज देयर, बिकॉज जितना टाइम आप मार्केट में स्पेंड करोगे ना, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि मार्केट कीप ऑन टीचिंग अस, तो जितना आप ज्यादा मार्केट में रहोगे, यू विल लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, कुछ ना कुछ चीज सीखते जाओगे, एंड देन यू नो यू विल फाइनली रीच टू द पॉइंट जहां पे आप ऐसा बोल सकते हो, इट वाज वर्थ गिविंग ट्राई टू शॉर्ट स्टॉक मार्केट। You will feel some kind of confidence in yourself, you will start feeling exactly that what you are doing। यहाँ पे आप पूरे दिस ये पोर्शन में आप पूरा क्लूलेस हो, यहाँ पे आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, यू आर पुटिंग लर्निंग, एंड ये पूरे जर्नी में आपको परसिस्टेंस लर्निंग है एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट मीन्स कि आपको ऐसा नहीं है एक सीख लिया खत्म हो गया, मार्केट में ऐसा नहीं चलता है, आपको कंटिन्यूअसली सीखता रहना है। The day you give up, it's your last day in the market, that's what I say। So this is the period that people lose the money, and it is the most faced journey। So this first 7 line is red because ये सबसे टफ होने वाला है आपके लिए, बी सेकंड। उसके बाद आर को मैंने ब्लैक लिखा है, तो इट इज ए कंसोलिडेशन फेज। यहाँ पे मैंने बोला वो कि आप लॉस नहीं कर रहे हो बट आप प्रॉफिट भी नहीं बना रहे हो, सो इट इज कंसोलिडेशन, दैट्स व्हाई मैंने उसको ब्लैक रखा है। उसके बाद मैंने ग्रीन रखा है क्योंकि ये एक वही पीरियड है जहां पे आपको फर्स्ट टेस्ट ऑफ सक्सेस मिलना स्टार्ट होगा। एंड अगेन ये कलर मैंने चेंज किया कि सक्सेस भी कंटिन्यू नहीं होता, सक्सेस के बाद भी एक थोड़ा आपको पीरियड आएगा, हिकअप्स आएंगे, कंसोलिडेशन आएंगे, एंड लास्ट इज अ ब्लू। ब्लू इज इज दिस इज द कलर वेयर यू रियली टर्न आउट टू बी ट्रेडर। सो दिस इज एन एंटायर जर्नी which one has to keep in mind अगर आप मार्केट में हो तो। बहुत सही, बहुत सही। मतलब यू आर द होल जर्नी इज लाइक अ बॉय नेक्स्ट डोर जर्नी, कि हर कोई ये करना चाहता है। और यू नो जो इनिशियल फेज आपने बताया कि इतना इतना सही बताया कि एक्चुअल में पैसे बनते हैं, which gives overconfidence, and then you keep on doing wrong things। And I love that fact, the very very basic understanding which you gave, that you know initial phases में प्रॉफिट हम लोग कम लेते हैं और लॉसेस ज्यादा होते हैं, और जैसे आप में मेच्योरिटी आती है आप लॉसेस कम कर देते हैं और प्रॉफिट ज्यादा करते हैं। बहुत जबरदस्त लाइफ जर्नी आपने शेयर किया हमारे साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो कैंडिड एंड शेयरिंग दिस विद एवरीवन, बिकॉज हर यूजर
जो ये सुन रहा है, he I'm sure he or she will relate this journey and want to ultimately reach a life's high as early as possible and give a breakout there also. True. Yeah, that was a 10. So, sir, ये होने के बाद I would like to discuss कि ये stage में पहुंचने के लिए we will go to technical later, you know, because Yeah. we have a dedicated section where we will discuss about technical. Before technical, let's understand कि आप prepare हो कि नहीं trader बनने के लिए. First, let's check that. So उसके लिए कुछ qualities चाहिए trader बनने के लिए. And what are those qualities? Then second, trading difficult है. काफी लोग बोलते हैं trading difficult है. Only 5% of trader make money. And I will say exactly 100% true है कि trading काफी difficult है. ये trading difficult क्यों है? तो मुझे भी लगा कि trading difficult क्यों है. तब मुझे realize हुआ कि जो trading का पूरा concept है ना, वो पूरा concept अपने fundamental concept से totally different है. आई विल गिव यू एग्जाम्पल कि हम जब छोटे होते हैं तब से हमको क्या सिखाया जाता है कि आप मेहनत करो पढ़ाई में तो यू विल गेट गुड मार्क्स एंड दैट्स ट्रू. अगर हम इफ यू पुट डेडिकेटेड एफर्ट इन स्टडी वी गेट गुड मार्क्स. उसके बाद क्या सिखाया जाता है, आप अच्छे मार्क्स लाओगे मेहनत करके तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी. दैट इज ऑल्सो राइट कि हम एफर्ट्स लगा रहे हैं तो हमको जॉब मिलेगी. उसके बाद व्हेन वी एंटर जॉब, तो जॉब में क्या है कि आपका है भी आपको 20 डेज ऑफिस में आना है. Luckily, I have five day workings. So 20 डे ऑफिस में आओगे, टाइम टू टाइम ऑफिस में आओगे, आप टाइम टू टाइम काम करोगे तो एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल गेट सैलरी, राइट. दिस इज रूल, फिक्स रूल है. तो रूल क्या है सर यहाँ पे कि यही है कि आप एक डेडिकेटेड एफर्ट्स लगाओगे तो आपको रिवॉर्ड मिलना फाइनल है. ये अपनी लाइफ का रूल है, राइट. एम आई राइट सर? Right. Is it true for trading? Absolutely not. I tell you, if you are trader, आप सब कुछ आपकी स्टडी कर रहे हो, आप सब कुछ आपका सेटअप के हिसाब से कर रहे हो, आपने स्टॉप लॉस लगाया है, आपने मार्केट मनी मैनेजमेंट लगाया है, सब कुछ किया है, then also there is a 50% chance you are going to make loss. Am I right or wrong? Right. Yes. So यही एक सिचुएशन है जहां पे ट्रेडर काफी निराश हो जाते हैं कि यार मैंने तो सब कुछ सही किया था, स्टिल आई एम एंडिंग अप लॉसेस. एंड ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फॉर द पर्सन जिसको बचपन से ये सिखाया गया है कि भाई आप एक डेडिकेटेड एफर्ट्स लगाओगे, मेहनत करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा. अब आप ऐसे फील्ड में हो जो कंप्लीटली अपोजिट है, यहाँ पे कुछ गारंटी नहीं है, आप कितना भी एफर्ट लगाओ देन देयर आर चांसेस कि आप यू विल लूज द मनी. तो ये चीज, ये जो साइकोलॉजी हमारे में इनबिल्ट है ना एज ए ह्यूमन, ये हमको काफी, यही चीज हमारी हमको एज ए ट्रेडर एक बहुत टफ बना देती है कि ये ट्रेडिंग हमारे लिए बहुत टफ है. क्योंकि एंड इट इज नॉट इजी कि आपने 20-25 साल तक जो चीज सीखी आप उसके अगेंस्ट बिहेव करना, इट्स नॉट इजी. वो टेक्स्ट बुक में काफी अच्छा लगता है, साइकोलॉजी, इमोशनल बैलेंस, दैट लुक गुड इन टेक्स्ट बुक, बट रियल में ये जब फेस करते हैं ना, क्योंकि काफी ट्रेडर मेरे को जब मैसेज करते हैं तो वो लोग यही करते हैं कि सेन भाई मैंने तो सब कुछ सही किया था फिर भी मेरे को क्यों लॉस हो गया. एंड वो जो सर ये लॉस तो पेन होता है, ये दिस फीलिंग इज मोर पेनफुल कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ देन ऑल्सो आई एम लूजिंग. एंड वहां पे ही काफी लोग गिव अप करते थे. सो जो ट्रेडर ये सुन रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि नेवर गिव अप. आप अगर सब कुछ सही कर रहे हो देन ऑल्सो देयर आर चांसेस यू गोना लूज द मनी, बट सूनर और लेटर see is a broad, do not see your performance on day by day. आज मैंने किया, आज लॉस हो गया, you cannot see like that. आपको उसको as a big time frame पे देखना है. एक साल में आपने क्या किया, 2 साल में आपने क्या किया, you need to look that way. So that is why that is the precise reason कि trading difficult है, and that is the reason only 5% make money. Right. Now ये 5% वाली चीज भी I am not agree. लोग बोलते हैं only 5% trader make money. True. So tell me how many guys become doctor? I think less, even 5%. CA 5%. Engineers अभी काफी ज्यादा है, but initially वो भी 5% थे. So you should not get discouraged with the fact कि भाई सिर्फ 5% लोग ही पैसा कमाते हैं. So do not get discouraged, but be ready कि आपको काफी कुछ मेहनत करनी है.
कि डॉक्टर बनने के लिए आपको मेहनत है तो इधर भी लगेगी। सही बात है। ये पर्सपेक्टिव से एक्चुअली कभी कोई सोचा ही नहीं है कि हमको लगता है कि ट्रेडर बनने में बहुत कम परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है, बट एक्चुअल में देखा जाए, मुझे याद है सीए जब मैं एग्जाम दे रहा था तो कितना टफ था वो एग्जाम पास करना। और लोग बोलते थे कि फाइनल का एग्जाम में 1%, 1.5% ऑफ एग्जामिनीज एक्चुअली में पास करते थे। और कैट का एग्जाम जब मैंने दिया था तो लोग बोलते थे कि 3-3 4-4 लोग कैट में अप्लाई करते हैं और उसमें से 2,000 या 2,500 लोग ही हैं जो अल्टीमेटली, उस समय की बात कर रहा हूँ, जो आईएम में जा पाते हैं। तो डेफिनेटली इट्स टफ एवरीवेयर, सो 5% इज एक्चुअली क्वाइट अ गुड नंबर इफ यू सी दैट वे। एग्जैक्टली सर, दैट्स माय पॉइंट, कि आपको डिस्करेज नहीं होना है, बट आपको रेडी भी रहना है कि आपकी जर्नी वहां पे सेफ नहीं होगी। इसमें प्रॉब्लम क्या है सर, मैंने जब स्टार्ट किया और आपने जब स्टार्ट किया होगा तब यू मस्ट बी नोइंग कि तब ये इंटरनेट बूम नहीं था, जी। इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड थी, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। सो इंफॉर्मेशन इज अ गुड एंड बैड ऑल्सो। अभी क्या है कि हम्म। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, यूट्यूब पे आप देखो तो ट्रेडर की लाइफ ऐसे बताई जाती है कि यू कैन ट्रेड फ्रॉम बीच, यू कैन ट्रैवल टू द वर्ल्ड एंड दिस एंड दैट्स हाफ पिक्चर। वो आपको एक रोजी पिक्चर दिखा रहे हैं बट जो स्ट्रगल है, जो एक बंदा लॉस के बाद जो स्ट्रगल करता है, जो वो अकेला होता है, उसकी जो क्या कंडीशन होती है, नोबडी सोच दैट। सो लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग भी इजी है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट यस, आप जितना एफर्ट आपकी स्टडी में लगाते हो या अपनी जॉब में लगाते हो, उसका आई एम टेलिंग यू, अगर आप उसका 10% भी लगाओगे ना, देन ट्रेडिंग विल बी रिवॉर्डिंग। आई टेल यू माई क्लासिक एग्जाम्पल। मेरे साथ मेरा दोस्त था रिलायंस में, उसने देखा कि मैं ट्रेडिंग कर रहा था, तो उसने भी चालू किया क्योंकि मैं ट्रेडिंग में अच्छा कर रहा था। एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर, आई नो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ऐसे ही ट्रेडिंग में आते हैं क्योंकि उसका दोस्त या समबडी इज मेकिंग मनी एंड ही वांट टू रेप्लिकेट द सेम, कि मैं भी, अगर वो बना सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकता। तो उसने भी चालू किया, तो वो भी एकदम रैंडमली कर रहा था। मैं ये बोल रहा हूँ, जब मैंने एक एक सिस्टमैटिक वे में जब करना चालू किया था, तब उसने मुझे कॉपी करना चालू किया, बट वो हम्म। रैंडमली कर रहा था। तो हम्म। ऐसे ही कर रहा था, लॉस कर रहा था। बोला लॉस कर, मुझे छोटे ट्रेडिंग तेरे बस की बात नहीं है। उसके दूसरे दिन मैंने देखा कि उसको फोन लेना था, तो वो काफी वेबसाइट खोल के खड़ा था। मैंने बोला क्या कर रहा है, बोला आई वांट टू बाय फोन। जो ओके, तो उसने वेबसाइट देख रहा था, फिर मैं उधर से चला गया। 3 दिन के बाद मैं वापस उसकी जगह पे गया, अभी भी वो वही स्क्रीन खोल के बैठा। क्या कर रहा है, बोला अभी तू 3 दिन पहले देख रहा था। बोले नहीं, अभी तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैंने अभी लिया नहीं, मैंने काफी स्टडी किया। फिर उसने एक नोट बना के रखी थी, इसमें ये अच्छा है, इसमें वो अच्छा है, दिस। तो मैंने उसको बोला कि भाई तेरे को 15,000 का फोन लेना है, तू इतना सारा एफर्ट लगा रहा है, उधर तो 1-1 लाख के शेयर विदाउट थिंकिंग ले लेता था, बेच देता था। तब उसको रियलाइज हुआ कि हाँ यार, ये फैक्ट है, एंड दिस इज फैक्ट। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर पुटिंग लॉट ऑफ मनी इनटू द ट्रेडिंग, बट वो 5% भी एफर्ट्स नहीं लगाते। लोग अपनी सैलरी का 10-10 टाइम ट्रेडिंग में अकाउंट में डाल देते हैं, लेकिन वो जॉब में जितने एफर्ट्स लगाते हैं उसके 10% एफर्ट भी ट्रेडिंग के लिए नहीं लगाते। And if हम्म। that is and if that is the case, then you cannot expect you make money, because market is not your mom who will come and serve you the profit. सही बात है। So सही है। सो that was the यार, message. ये तो हो गया मतलब कैसे अपने आप को तैयार करें इस करियर के लिए। और आपने बहुत अच्छा पॉजिटिविटी से एक्चुअली में ये पूरा इंटरेक्शन को चालू किया है कि टफ टाइम तो आएंगे शुरू में, बट आप कैसे, द रियल टेस्ट ऑफ कैरेक्टर कम्स व्हेन द फेज ऑफ कंसोलिडेशन इज देयर, व्हेन यू डोंट गिव अप एंड देन यू फोकस ऑन लर्निंग एंड देन यू सी न्यू हाई इन योर करियर एज ए ट्रेडर। तो बहुत अच्छा लगा, मजा आया आपका ये पूरा स्टोरी सुन के। अब थोड़ा सा मेरे को आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते हैं और उसमें आपने ये एक माहिरत हासिल कर ली कि पार्ट टाइम करके भी आप नया हाई बना रहे हैं एज ए ट्रेडर। ये मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा मानना है कि पार्ट टाइम ट्रेडिंग से पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट है, दैट्स माय पर्सनल व्यू। बट अगर आप बना रहे हैं तो मैं भी आपसे सीखना चाहूंगा कि क्या टेक्निक यूज करते हैं आप बनाने के लिए। Yes. So I'm of like slightly different view here. कि part time trading के in fact advantage है, that I will talk. But first of all, मैंने जब पार्ट टाइम चालू किया तो पहले मेरा भी स्ट्रगल था, एंड नाउ आई एम ओके, आई एम डूइंग क्वाइट ओके। हम्म। सेकेंड, काफी लोगों की ऐसी मिसबिलीफ है कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, आई ट्रेड विद बिग कैपिटल, सो आई वांट टू record this on this webinar. I trade with only 5 lakh capital,
and there is a reason Oh. that I will, yeah, and there is a reason I will, that is reason I will discuss in this webinar. कि पार्ट टाइम ट्रेडिंग में आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ना, वो एडवांटेज है बैकअप का, कि मैं जॉब कर रहा हूँ, आई हैव अ सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम माय जॉब, ओके। सो ट्रेडिंग में मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे कंपल्सरी पैसा बनाना है, दैट्स नॉट कंपल्सरी। So you can say I am not under pressure to perform. I can still take up trading as a passion, as a process. I still take it as a process, and उसी से पैसे आए। जब इनिशियल मैंने स्टार्ट किया तो मेरा एक ही एम था कि मुझे पैसे कमाने, साइड इनकम बनानी है, एंड I know कि how that dream has ended up. And then I started focusing कि forget about money. सीखते हैं पहले तो कभी ये काम लग जाएगा, सीखेंगे तो कभी काम लग जाएगा। सो पार्ट टाइम ट्रेडर जो है, जो अभी सुन रहे हैं, उनके लिए मैं काफी अच्छी बात करने जाने वाला हूँ, सो दे माइट बी हैप्पी वन। सो मैं जनरली क्या करता हूँ कि मैंने जब चालू किया पार्ट टाइम, तो पार्ट टाइम में एक ऐसा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास लग्जरी नहीं है कि मैं स्क्रीन के सामने बैठ के हर चीज देख सकूं, I cannot check the chart continuously. So that was one difficulty. Second, I don't have a privilege like a guy who was sitting in front of screen कि आप स्क्रीन पे देख के कि हाँ ये डे हाई हो गया, डे लो हो गया, ये स्टॉक हाई बना रहा है, वो स्टॉक लो बना रहा है पर्टिकुलर डे, तो आप उसमें ट्रेड करो, इसमें वॉल्यूम आ रहा है। आई डोंट हैव दैट लग्जरी इधर, कि मेरे पास वो भी लग्जरी नहीं है। सो ट्रेडिंग के लिए जब मैंने अपनी पूरी प्रोसेस रिव्यू की तो मुझे लगा कि ट्रेडिंग में ना 3 क्वालिटी मस्ट होनी चाहिए आप में। फर्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड इज अडेप्टिबिलिटी, एंड थर्ड इज एक्सेप्टेबिलिटी। ये 3 क्वालिटी तो होनी ही चाहिए, एंड क्यों मैं सर बताता हूँ, देन आई विल मूव टू माय जर्नी। फ्लेक्सिबिलिटी जो है, तो फ्लेक्सिबिलिटी मींस व्हाट, कि मैं फुल टाइम जॉब हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, आज डे क्लोज हो गया तो आज मैं एनालिसिस करूंगा, तो मैं एनालिसिस करने के टाइम ऑलवेज आई फाइंड वीक स्टॉक एंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक, दोनों के जो चार्ट पे वीक लग रहे हैं उसको भी मैं स्क्रीन करता हूँ, और जो स्ट्रॉन्ग है उसको भी। ऐसे में 7-8 स्टॉक रखता हूँ अपने वॉच लिस्ट में विद द नंबर कि ये लेवल पे मुझे एक्शन लेना है, दैट्स इट। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे कैसे आई कि लेट्स से कि आज मार्केट, करंट एग्जांपल, कल निफ्टी 2.5% डाउन था, तो सबको ऐसा लग रहा था कि मार्केट काफी वीक है, ओके। तो आपने इवनिंग पेपर अपना होमवर्क किया और आपने सिर्फ शॉर्ट सेलिंग वाले स्टॉक रखे अपने में। नेक्स्ट डे आज क्या हुआ, मार्केट खुला ही 100 पॉइंट अप और पूरा दिन स्ट्रेंथ दिखाया, तो क्या हुआ, आपने एक एनालिसिस, एक थीसिस बना दिया था कि मार्केट वीक है, आपने एक बना दिया, एक रिजिड अप्रोच बना दिया, एंड नेक्स्ट डे मार्केट तो पूरा अप हो गया। सो यू हैव टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी, तो आपके पास दोनों होने चाहिए। अगर मार्केट कल पॉजिटिव हुआ तो मैं क्या करूंगा, डू आई हैव अ बुलिश स्टॉक कि जिसमें जाके मैं ट्रेड ले सकूं, तो यू शुड हैव अ बोथ, you cannot be rigid, but thanks to my dad, these all 3 quality were planted in me in early days. So one fine day my dad told me कि संकेत, he was saying in terms of life कि लाइफ में ना आप रिजिड बन के सिर्फ लूज ही कर सकते हो। You be rigid, you will lose your friend. You be rigid, you will lose respect around. You be rigid and you will lose the opportunity. And that's exactly, I remember मेरे पापा के वो वर्ड्स मुझे याद थे जब मैंने 2 दिन में 50,000 का लॉस कर दिया, कि I was rigid कि वो नीचे ही जाएगा। I was not seeing what market के ऊपर जा रहा है, but मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। I was rigid with my mindset कि नहीं नीचे आएगा, I will make money. So आपको भी ये नहीं करना है कि आप ट्रेडिंग में हो, okay, you make one thesis and be ready with all possibility. मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या करोगे, नीचे जाएगा, so you should have to have a flexibility in your approach. So मैं ऐसा करता हूँ कि भाई मेरे 3-4 स्टॉक हो गए, अब मार्केट कल बुलिश लग रहा है तो मैं सिर्फ बाय करूंगा। जो शॉर्ट वाले मैंने शेयर कल शॉर्ट लिस्ट किए थे उसको मैं गुड बाय टाटा बोल दूंगा कि ब्रदर यू टेक रेस्ट। वो 3 में अब क्या है कि मेरे पास लेवल भी रेडी है, एंड थैंक्स टू टेक्नोलॉजी यू कैन पुट द लिमिट, यू कैन पुट द अलर्ट कि ये लेवल आया, तो जैसे वो लेवल आता है, मैं तब चालू मार्केट में जब मैं जॉब में होता हूँ मैं चार्ट भी नहीं देखता हूँ, जैसे वो लेवल आया आई विल बाय इट, एंड थैंक्स टू अगेन टेक्नोलॉजी आई ऑलवेज पुट ब्रैकेट ऑर्डर। माय मोस्ट ऑफ द ट्रेड आर डे ट्रेड, एंड व्हाई डे ट्रेडिंग दैट आल्सो आई विल कवर। तो जैसे सपोज मेरे को 100 पे बाय करना था, 100 पे आया स्टॉक तो मैं 100 पे बाय कर दूंगा, इमीडिएटली ब्रैकेट ऑर्डर है तो आपको स्टॉप लॉस रखना ही रखना है, मैं स्टॉप लॉस रख दूंगा, मैं अपना टारगेट रख दूंगा।
my job done. Now I'm not checking even chart. तो लोग बोलते हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है. So my message to them कि चलो आपने ट्रेड ले लिया, आप स्क्रीन के सामने बैठे हो, आप स्टॉक को वॉच भी कर रहे हो, तो आप स्टॉक को वॉच कर रहे हैं तो उसका मतलब थोड़ी कि स्टॉक आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपके फेवर में चला जाएगा. एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा कुछ नहीं है. अगर मैं वॉच नहीं करूंगा तो ऐसा नहीं कि वो बुरा मान जाएगा कि भाई सैन ने मेरे पे स्टॉक ट्रेड लिया, मेरे को देख नहीं रहा है, तो वो मेरे अगेंस्ट भी नहीं जाने वाला है. एंड सेकंड, जब मैंने स्टॉप लॉस ऑलरेडी रख दिया है, सपोज मैंने स्टॉप लॉस रख दिया है, तो जैसे मैंने ट्रेड लिया आई नो कि मैक्सिमम क्या हो सकता है कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा. तो स्टॉप लॉस में भी मैं फिक्स 1% स्टॉप लॉस लगा देता हूं अगर मैं स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूं. तो मुझे पता है क्योंकि मैक्सिमम आई टेक 2% और 3% रिस्क. वो भी मैं डिस्कस करूंगा मैं क्यों ज्यादा रिस्क लेता हूँ. तो मैं 2% एक ट्रेड में रिस्क लेता हूँ. तो आई नो कि 5 लाख का पोर्टफोलियो से मैं ट्रेड करता हूँ, तो मुझे मैक्सिमम 10,000 का लॉस एक ट्रेड में होगा. ओके, ये 10,000 का लॉस मैं इजीली ले सकता हूँ, तो आई डोंट केयर. और मैं ऐसे ही मान के ट्रेड करता हूँ कि इसमें लॉस होगा, 10,000 चला जाएगा, इट्स ओके, आई कैन टेक दैट मच ऑफ रिस्क, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. तो जब आपके पास ऐसा माइंडसेट है ना कि सपोज आप 1 लाख के पोर्टफोलियो से ट्रेड कर रहे हो, आप 1 लाख का लॉस आपके लिए इतना बड़ा नहीं है, तो उसका एडवांटेज क्या है ना कि आपको वो ट्रेड आपके दिमाग में नहीं, आपको इमोशनली कोई बर्डन नहीं लगता. उसकी वजह से यू कैन फोकस ऑन योर वर्क ऑल्सो. बट अगर मैं 50 लाख से ट्रेडिंग करता, दैट क्वेश्चन मैनी गाइस आस्क मी कि व्हाई यू ओनली ट्रेड विद 5 लाख अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है. आई कैन अफोर्ड टू ट्रेड विद अ बिगर पोजीशन. बट देन क्या होगा कि जब मैं बिगर पोजीशन पे ट्रेड करता हूँ ना, so the emotional experience with a lower capital is completely different and emotional experience with higher capital is completely different. So I don't want कि I put up trade of 30 lakh जहाँ पे मेरा लॉस 30,000 60,000 है, तो उसकी वजह से मैं अपने काम में भी फोकस नहीं कर पाऊंगा, मुझे बारी बारी टेंशन होगी मेरी ट्रेड की. एंड आई डोंट वांट दैट. एंड दिस इज माय एडवाइस टू ऑल पार्ट टाइम ट्रेडर. आप ट्रेडिंग करते हो तो प्लीज मेक श्योर कि because of trading your profession do not get compromised. I'm doing good in my profession also, and that's my request to all of you कि आप because of few thousand bucks do not spoil your professional career. अगर आप दोनों नहीं कर पाते हो तो please don't do it. It's not necessary कि everyone can do it. तो मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ कि स्टॉप लॉस लगा दिया और टारगेट भी रख दिया है मैंने. अब ब्रैकेट ऑर्डर है तो टारगेट आएगा तो भी प्रॉफिट बुक हो जाएगा, स्टॉप लॉस ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएगा. सो सर मुझे नहीं पता चलता कि लोग क्यों बोलते कि डिफिकल्ट है, ये तो उल्टा इजी है ना. आपको यू रिक्वायर ओनली 1 or 2 मिनट टू एग्जीक्यूट द ट्रेड, दैट्स इट. करेक्ट. तो ये जो आप 5-6 स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो, ये बेसिकली एंड ऑफ द डे होमवर्क करके आइडेंटिफाई कर लेते हो, क्योंकि इंट्राडे में तो आप मार्केट को देख नहीं रहे हो, तो जनरली एंड ऑफ द डे से ही आइडेंटिफाई करते होंगे. यस सर, एंड दिस इज एग्जैक्टली एडवांटेज इन माय फेवर. क्योंकि यू नो आपको होमवर्क आप पहले करोगे ना तो यू शुड बी रेडी. जब मार्केट खुलता है इट इज लाइक एग्जाम, कि जब आप एग्जाम पेपर देने जाते हो तो इसकी प्रिपरेशन आप पहले करते हो, पेपर आने के बाद आप थोड़ी पढ़ाई कर सकते हो. तो बी रेडी, तो आप एग्जाम में लिख पाओगे. आपने प्रिपेयर ही नहीं किया तो एग्जाम में क्या करोगे, देन आपको आजू बाजू देख के कॉपी का ट्राई करना पड़ेगा. सो आई एवरी डे ऑफिस से आने के बाद आई डू माई होमवर्क कि भाई ये मुझे करना है. अगर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं स्टॉक नहीं देखता हूँ, सिर्फ इंडेक्स में देख लेता हूँ कि अच्छा इंडेक्स में दीज आर द लेवल व्हिच आई शुड लुक फॉर, दीज आर द लेवल जहाँ पे मुझे एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना है, दैट्स इट, दैट आई कीप अ नोट ऑफ इट. एंड इन फैक्ट माय ट्रेडिंग ट्विटर जर्नी स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दिस. ये तब क्या था, जब मैंने स्टार्ट किया तब ये सर टेक्नोलॉजी में ये अलर्ट बलर्ट कुछ नहीं आती थी. तो मैं क्या करता था, पहले नोट बना के जाता था, लेकिन नोट कई बार मिसप्लेस हो जाती थी. तब कुछ अच्छे दोस्त थे, Deepak is one of them, you know, Indian stocks. He told me why we were in one WhatsApp group and he told me why don't you come to Twitter, it's a good place to learn. So Deepak was one who introduced me and then I entered and he encouraged also me. तो फिर मैं क्या करने लगा, आज मैं स्टडी किया वो ट्विटर पे पोस्ट कर देता था. तो नेक्स्ट डे मैं खुद अपना पोस्ट देख लेता, मुझे याद आता अच्छा ये मेरा चार्ट है, ये लेवल है, मुझे यहाँ पे एक्ट करना है. Yeah, very good, very good. So that's how my journey started in Twitter, and I learned a lot of stuff from Twitter. So you know, Papa बोलते थे कि you can do either one way. You can keep on complaining or you can compliment.
तो उन्होंने मुझे सिखाया कि आपको आपके आसपास जो चीज है, जो आपके पास है, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग यू कॉम्प्लीमेंट इट. सो आई रियली कॉम्प्लीमेंट कि जब ट्विटर था, सो उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई. तब अलर्ट नहीं था तो ट्विटर ने मेरा काम किया. लोग आज बहुत कंप्लेन करते हैं ट्विटर पे, ये होता है वो होता है, लोग ट्रोलिंग करते हैं. ओके, you can either do complain or you can compliment it. So that's up to individual. But yeah, it really works. Right, right. Great, superb. So, एक और क्वेश्चन था सैम कि ये जो 7-8 स्टॉक आप सिलेक्ट करते हो, ये आपके स्टॉक यूनिवर्स में से ही सिलेक्ट करते हो कि आप स्क्रीनर्स चलाते हो और जब भी कोई स्टॉक स्क्रीनर में आता है फिर आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो? Yes. So ये जो स्टॉक सिलेक्शन वाला सर है, वो मोस्ट ऑफ द न्यू ट्रेडर का प्रॉब्लम होता है. इवन आई फेस दैट प्रॉब्लम. एज आई सेड इनिशियली, जब मुझे नहीं पता था तो मैं स्मॉल कैप में वॉल्यूम भी कम होता था, मैं डे ट्रेड कर देता था. और जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होता था, जब देखता था कि 100 पे मैंने सेल करने के लिए बोला, लेकिन वो सेल हुआ है 99.50. तो ब्रोकर को बोलता ऐसा क्यों हुआ, तो बोला एक बायर सेलर के बीच में इतनी गैप थी, वॉल्यूम ही नहीं था. तो ये पता चला कि भाई आप डे ट्रेडिंग करना है तो आपको एक सर्टेन टाइप ऑफ स्टॉक चाहिए, जिसमें काफी लिक्विडिटी हो. ओके, देन आप इन आउट इजी कर सको. देन स्लोली स्लोली करके आई कम टू कंक्लूजन कि इंस्टेड ऑफ चीजिंग ईच एंड एवरी स्टॉक, यू शुड मेक अ लिस्ट 10-15 स्टॉक का. क्योंकि फाइनली आपको पैसा बनाना है, राइट. आपको कोई किसी को इंप्रेस नहीं करना है. तो ऐसे मैंने 10 और 15 स्टॉक्स बना लिए जो मुझे लगता है कि इंटरडे ट्रेडिंग के लिए फिट है. व्हाट आई मीन टू फिट, इट मींस कि उसमें एक वोलेटिलिटी, एक मूवमेंट होनी चाहिए. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकंड, वॉल्यूम होना चाहिए. एंड थर्ड, वोलेटिलिटी बहुत भी नहीं होनी चाहिए. यू नो डे ट्रेडिंग में क्या होता है सर कि मेरा अटेम्प्ट होता है टू गेन 1 और 1.5% इन अ ट्रेड. ओके, और मैं स्टॉप लॉस भी फिक्स 1% का रखता हूँ. तो उसके लिए आई कैन नॉट सिलेक्ट द स्टॉक जो एवरी मिनट 3-4% का मूव दे रहा है, तो वो मेरा स्टॉप लॉस प्रीमेच्योर हो जाएगा एंड आई विल एंड अप लूजिंग मनी. सो हियर इज द पार्ट कम अडेप्टिविटी. आप जब ट्रेडर होते हो ना, तो आपको अडेप्ट करना होता है आपकी कंडीशन से, कि आप किस कंडीशन में हो. तो ये स्टॉक में भी ऐसा है कि यू नीड टू मेक योर ओन लिस्ट. तो मैंने एक लिस्ट बनाया कि भाई ये 10 स्टॉक है जो वेरी गुड फॉर ट्रेडिंग है, डे ट्रेडिंग के लिए. तो वो 10 स्टॉक में ही मैं देखता हूँ. एंड प्लस मार्केट इज साइक्लिक. तो एक सेक्टर एक चलता है, कुछ टाइम आईटी चलता है, कुछ टाइम इंफ्रा चलता है, कुछ टाइम बैंक चलते हैं. तो फिर मैं वो 10 तो मेरे फिक्स स्टॉक है. उसके अलावा जो सेक्टर अभी मोमेंट में है, जो स्विंग चल रहा है, उसमें से मैं 2-3 स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ. जैसे रिसेंटली मैंने इन्फी में 3-4 बार ट्रेड किया. इन्फी इज नॉट पार्ट ऑफ माई 10 स्टॉक्स, बट IT was giving good movement and Infi was meeting my criteria of high volume, decent volatility. So Infi मैंने लास्ट मंथ में 3-4 बार ट्रेड किया. तो आपको ऐसा करना है, फिक्स 10 स्टॉक बना दो और 2-3 ऐड करो बेस्ड ऑन कहाँ पे मूवमेंट चल रही है, एंड दैट्स वे you trade it. So life is easy. You don't need to look each and every stock. Okay, so that's what I said. So keep a fixed stocks. फिक्स स्टॉक का एक एडवांटेज है कि अगर आप ओनली लिमिटेड स्टॉक्स देखते हो, तो आप लिमिटेड स्टॉक को एवरीडे देखते हो, एवरीडे आप उनको एनालाइज करते हो. तो ना आप उसको, उसके पूरे ग्राफ आपके दिमाग में आप याद कर सकते हो. बिकॉज एक ही चीज आप बारी बारी देख रहे हो, आपको उसके लेवल याद रहने लगते हैं. आई टेल यू मेनी टाइम मुझे लेवल याद होता है, मैं बेस्ड ऑन लेवल तुरंत ट्रेड ले लेता हूँ. बिकॉज मैं उसको हर रोज देखता हूँ. निफ्टी के लेवल याद रहता है, स्टॉक के लेवल याद रहता है. आपको वो पूरा ग्राफ आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है. सो दैट इज एडवांटेज. स्टिक टू सर्टेन स्टॉक्स ओनली. और अगर मैं तो ये भी बोलता हूँ कि स्टॉक में नहीं करना है तो ओनली ट्रेड इन निफ्टी. अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर हो तो ओनली ट्रेड इन निफ्टी, दैट इज ऑल्सो गुड वे. बट ओनली प्रॉब्लम विद इंडेक्स ये होता है कि इंडेक्स ओनली 70% ऑफ टाइम ट्रेंड करता है. तो फिर 30% टाइम ट्रेंड करता है, 70% टाइम वो कंसोलिडेशन करता है. सो उस टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसको ट्रेड करने के लिए. इसलिए स्टॉक है तो स्टॉक में ऐसा है कि ओके 10 में से आपके 2-3 ट्रेंड नहीं कर रहा है, लेकिन 2-3 जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है तो आप वहाँ पे फायदा ले सकते हो एंड यू कैन ट्रेड इट. सो दैट्स एडवांटेज स्टॉक ऑफर्स यू ओवर द इंडेक्स. ओके, ओके. आई थिंक दिस इज वेरी लॉजिकल. इनफैक्ट मैं भी ये काफी प्रमोट करता हूँ कि अपना स्टॉक का यूनिवर्स कम कर लो, तो उसमें क्या है, शांति ज्यादा मिलती है. यस. फोकस रहता है तो इंसान स्टॉक्स के मूवमेंट को और बेटर तरीके से प्रेडिक्ट कर पाता है.
बट सर आई रिमेम्बर आपने एक वेबिनार किया था हमारे साथ इलन मार्केट्स में, जहां आपने कुछ स्ट्रैटेजी भी डिस्कस की थी। एक आपका खुद एग्जैक्ट का मॉडल बनाया हुआ है जिसको आप यूज करते हैं स्टॉक आइडेंटिफिकेशन के लिए। सो उसके भी कुछ आप एक हिंट देंगे किस तरह का मॉडल था वो? Yes. So the webinar which I took with you guys, वो मैंने पूरा प्राइस एक्शन पे लिया था कि आप कैसे प्राइस एक्शन में जब पुल बैक आता है, तो पुल बैक हम्म। जो होता है कि जनरली ब्रेकआउट से पुल बैक में सक्सेस रेशियो ज्यादा मिलता है। एंड ये कोई बुक हम्म। की चीज नहीं है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि मैं पहले ब्रेकआउट ट्रेड, ऑल ऑल ट्रेडर जो स्टार्ट करते हैं ना सर, वो सब ब्रेकआउट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हाँ टेक्स्ट बुक हाँ। में लिखा है। एंड ब्रेकआउट में क्या है ना, वो आइडेंटिफाई करना बड़ा इजी होता है। तो हमको इजी चीजें बहुत पसंद है। तो एकदम एक लाइन खींच लो, ट्रेंड लाइन खींच लो और आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो हाँ। सब कोई ब्रेकआउट के 2 दिन के हाई, वीकली हाई, तो लोग ब्रेकआउट, मैंने भी किया। मैं काफी फेल हुआ उसमें। और तब मैंने चेक किया कि ये क्यों मैं फेल हो रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं था कि ट्रेंड गलत था, वो अप ट्रेंड नहीं था। मैंने बाय किया, नीचे आया, 3-4 दिन नीचे गया, फिर वो वापस से मैंने जो बाय किया था उससे भी काफी ऊपर चला गया। फिर हम्म। मैंने रियलाइज किया कि यार मैं समथिंग रॉन्ग कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंड तो सही है। अब जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो या डे ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होती है। जैसे मैंने हम्म। बोला, मैं स्टॉप लॉस सिर्फ 1% रखता हूँ। सो आपके हम्म। पास वो लग्जरी नहीं है कि स्टॉप आपके अगेंस्ट 3-4% जाए तो भी आप रुके रहो एंड यू वेट फॉर स्टॉक टू अगेन स्टार्ट द डोमिनेंट ट्रेंड। आपके पास वो लग्जरी है नहीं। तो इन दैट केस यू शुड बी वेरी प्रिसाइज विथ योर एंट्री, अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो। देन हम्म। स्लोली स्लोली मुझे, मैंने चेक किया, मैंने देखा कि यार ये पुल बैक में अच्छा काम करते हैं। हम्म। एंड आपके साथ जो मैंने वेबिनार लिया था उसमें मैंने वही बताया था कि ट्राई टू ट्रेड पुल बैक मोर, ब्रेकआउट ऑल्सो वर्क। उसके भी कुछ टाइप्स है जो बहुत अच्छे तरह से काम करते हैं, वो मैं आज डिस्कस भी करूंगा विद चार्ट कि कैसे ब्रेकआउट काम करते हैं एंड कहाँ पुल बैक बहुत अच्छा। तो मैं पुल बैक बेसिकली ट्रेड करता हूँ। तो उसकी मैंने एक ओके। सिस्टम भी बताई थी, एक सिस्टम भी मैंने पूरी सिस्टम एक मैकेनिकल, एक रूल बेस्ड सिस्टम है जो हाँ। मैंने डिस्कस किया है। सो दोज गाय हु आर इंटरेस्टेड कैन बाय दैट प्रेजेंटेशन। उसमें मैंने अच्छे से दिखाया है, रूल फिक्स किए हुए हैं, चार्ट्स रखे हुए हैं काफी, टू गेट एन आइडिया। ओके, तो आज आप चार्ट में कुछ हम लोग को दिखाएंगे? श्योर सर। सो फर्स्ट मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ब्रेकआउट पे थोड़ा बात कर, प्राइस स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। जी। यू नो, अभी अभी रिसेंटली एक चीज अच्छी हो रही है कि मार्केट में काफी यंग लोग आ रहे हैं। यंग लोग काफी एजुकेटेड, crowds had entered the market. That's a good thing. हम्म। एंड इन लोगों को ये भी पता चल रहा है कि टेक्निकल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस है। सो दे आर हम्म। टेकिंग इंटरेस्ट, कीन इंटरेस्ट इन इट। दैट्स अ गुड थिंग, जो देख के मुझे काफी अच्छा लगता है। राइट। बट बट उसमें दे आर डूइंग इट, बट कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है उसमें जो मोस्ट ट्रेडर करते हैं। एंड जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर एक ही चार्ट, एक इनिशियल फेज वाला ट्रेडर कैसे देखता है एंड एक एक्सपीरियंस ट्रेडर कैसे देखता है, दैट वी विल डिस्कस। तो जनरली मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द न्यू ट्रेडर आज ब्रेकआउट ट्रेडर, उनको ब्रेकआउट ट्रेड करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो इजी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो जनरली क्या करते हैं, ओके दे विल ड्रॉ लाइन, ओके सो दिस इज द लाइन एंड this is 100 rupees. Let's say this is 100 rupees. Let me draw if I can. 1 minute. हम्म। ओके, सो वो क्या करते हैं, ओके ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट पॉइंट हाँ 100 के ऊपर स्टॉक जाएगा तो मैं बाय करूंगा। हाँ। सो उन लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, देयर सोल फोकस इज ओनली ऑन ब्रेकआउट पॉइंट। उनको इतना पता है कि 100 के ऊपर ब्रेकआउट है। व्हाट दे फेल इज कि वो लोग ये जो ब्रेकआउट के पहले ब्रेकआउट प्राइस कैसे पहुंचा ना, हाउ स्टॉक रीच टू दैट ब्रेकआउट पॉइंट, वो 80% ट्रेडर नहीं देखते। वो their focus is only on breakout. It is like if if I'm going on vacation in Goa and my only focus is on destination Goa and मैं चेक ही नहीं कर रहा हूँ कि मैं कैसे गोवा जा सकता हूँ, कार में कौन से रूट है, बस माय फोकस ओनली गोवा, मुझे गोवा जाना है। अगर आप हम्म। वो अप्रोच से जाओगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जर्नी कैसी टेरिबल जर्नी होगी। सो यहाँ पे भी ट्रेडर को सिर्फ ब्रेकआउट पे, लेवल पे फोकस नहीं करना है, आपको ये देखना है कि लेवल
कैसे पहुंचा. That's why many time I tweet, it's not the breakout level that is important, it is a journey how stock reached to that breakout level is of importance for the trader. तो मैं क्या करता हूँ, मैं ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ तो मैं पहले चेक करता हूँ, अच्छा ये 100 पे ब्रेकआउट है, तुरंत आई स्टार्ट लुकिंग लेफ्ट. अच्छा तो ये 100 है, उससे पहले ये स्टॉक ने स्विंग का लो बनाया था 97 पे. ओके चलो गुड. तो यहाँ पे तो 97 पे उसने लो बनाया. अच्छा दूसरा लो की, दिस इज कॉल्ड प्राइस स्ट्रक्चर. मैं सिंपली प्राइस का स्विंग हाई एंड लो चेक करता हूँ. अच्छा उससे पहले क्या किया था, उससे पहले स्टॉक ने लो बनाया था 95. गुड. ये यहाँ पे क्या था 90. तो यहाँ पे क्या चीज हो रही है सर कि एवरी टाइम स्टॉक इज मेकिंग हायर लो. इसका क्या सिग्निफिकेंस है. तो पहले आप समझो कि स्टॉक 80 से 100 पे आ गया. 100 पे कुछ लोगों ने सेल किया, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया था उनको प्रॉफिट भी तो बुक करना है, तो बिकॉज ऑफ दैट वो करेक्शन आया. वापिस से स्टॉक 100 पे आया, यहाँ पे आ गया. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज हुई, लोगों को पता चला ये प्रीवियस स्विंग था तो ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे मैं सेल करूं. ओके सेलर ने यहाँ पे सेल किया, उनकी सेलिंग की वजह से प्राइस नीचे आया और एक लो बनाया. यहाँ पे पूरा सीन चेंज हो गया. क्या चेंज हुआ कि जब सेलर ने यहाँ पे सेल किया तो सेलर यहाँ पे प्राइस को यहाँ तक ही नीचे लेके जा पाए. दे कुड नॉट पुश प्राइस फर्दर लो. सो दिस प्राइस इज हायर देन प्रीवियस स्विंग लो. राइट. अगर ये सेलर्स पावरफुल होते, अगर ये रियल सेलिंग होती, तो दे कुड हैव पुश द प्राइस बिलो दिस स्विंग लो. राइट. जो नहीं हुआ. सो मैं ये चेक करता हूँ. अच्छा तो यहां से मुझे क्लू मिला, इट्स अ फर्स्ट बुलिश साइन. फिर क्या हुआ, वापस से प्राइस उधर आ गया. अभी फिर से ट्रेडर ने सेल करना चालू कर दिया रेजिस्टेंस पे. यहाँ पे एक और अच्छी बात हुई, अब सेलर ने सेल किया तो सिर्फ 97 तक लेके जा पाए. इट मींस दिस टाइम वो प्रीवियस लो को भी ब्रेक नहीं कर पाए. दैट मींस विथ एवरी सेलिंग एट दिस पॉइंट सेलर इज गेटिंग वीकर. कैन आई से दैट, क्योंकि वो एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन प्राइस को मीनिंगफुल लेवल तक लेके नहीं जा रहे, और हर बार जितना एफर्ट्स लगाते हैं प्राइस उल्टा कम नीचे जा रहा है. दैट मींस दिस इज द फर्स्ट साइन दैट सेलर इज गिविंग अप. और जो सेलिंग कर रहा है whomsoever, वो दे आर लूजिंग द स्ट्रेंथ. सो आई लुक फॉर दैट. तो मेरा एक एडवाइस है, अगर आप ब्रेकआउट करते हो ना तो कीप दिस टिप इन माइंड. ब्रेकआउट पॉइंट से स्विंग लो जितना नजदीक होगा ना, जितना नजदीक, सपोज ये ब्रेकआउट 100 है और ये 98 पे स्विंग लो है ना, इट इज गुड. बिकॉज आपका जो बेस है, ये बेस बोल सकता हूँ, स्विंग लो बन गया तो आपका बेस वेरी क्लोज टू ब्रेकआउट लेवल बन रहा है. इट मींस कि सेलिंग जो है वो बहुत कम है. जैसे स्टॉक नीचे आता है कोई बाय कर रहा है, कौन बाय कर रहा है आई डोंट केयर, बट समबडी इज बाइंग. एंड वो समबडी जो भी है वो इतना वो एगर है कि वो प्राइस को नीचे ज्यादा आने ही नहीं देता, तुरंत बाय कर लेता है. इट मींस जो भी यहाँ पे बाय कर रहा है ना, ही हैज अ क्लियर इंटेंशन टू टेक द प्राइस अप. अब ये चीज कौन कर सकता है सर, ये चीज कौन कर सकता है, ये चीज कर सकता है म्यूचुअल फंड, एफआई. क्यों, क्योंकि वो लोग हमारे जैसे 1000-2000 शेयर तो खरीदते नहीं थे, बाय इन मिलियन. तो वो एक दिन में पूरा उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता. दे स्टार्ट बिल्डिंग देयर पोजीशन ओवर अ टाइम, एंड दे आर द वन who has a power and liquidity to move the market. So actually ये this kind of action वो लोग करते हैं. अब वो लोग आपके घर पे आके आपको नहीं बोलने वाले सैन में इसमें बाय कर रहा हूँ, और neither they are going to put in न्यूज चैनल के हम ये स्टॉक बाय कर रहे हैं. बट दीज आर द फुटप्रिंट, ये उनकी फुटप्रिंट है उनके एक्शन की. विच ट्रेडर, एज ए ट्रेडर मेरा काम यही है कि आई नीड टू फाइंड द क्लू. वी ट्रेडर आर काइंड ऑफ अ डिटेक्टिव, मार्केट डिटेक्टिव. मार्केट आपको कुछ नहीं बोलेगा, आपको चार्ट से एक एक डिटेल से आपको एक क्लू लेना है, एंड देन यू नीड टू अराइव टू अ कंक्लूजन. तो जब ऐसा होता है कि स्विंग का लो इज वेरी क्लोज टू ब्रेकआउट लेवल, मैं तुरंत एंट्री लेता हूँ. देयर इज टू वे टू ट्रेड हियर. कई बार जैसे स्विंग लो बनता है मैं इधर ही एंट्री ले लेता हूँ बिफोर अ ब्रेकआउट. ये ब्रेकआउट 100 है, ये बेस 97 पे बना, तो मैं 98 पे एंट्री लेता हूँ. क्यों? अच्छा. क्योंकि एक चीज है कि सर यहाँ से क्लियर है कि बाइंग चल रही है. ओके. और मुझे ये भी पता है कि काफी सेलिंग भी होगी इस पॉइंट पे, क्योंकि उस पॉइंट से मार्केट नीचे भी आया है, तो काफी शॉर्ट सेलर भी एक्टिव है, वो भी मुझे पता है.
तो यहाँ पे ट्रेड लेने का एक एडवांटेज है कि जैसे ये प्राइस ब्रेकआउट को क्रॉस करेगी ना, तो जितने लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है दे स्टार्ट फीलिंग द पेन, नाउ दे आर इन अ लॉस। तो सूनर और लेटर उनको उनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है। तो जब वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, वो मार्केट ऑर्डर से पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है, तो उसकी वजह से ये ब्रेकआउट में और स्ट्रेंथ आती है। सेकंड, मुझे ये भी पता है कि देयर आर मेनी ब्रेकआउट ट्रेडर जो ये कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ ये लाइन देते हैं, उसके ऊपर आ जाएगा वो बाय करेंगे। तो मुझे वो भी पता है कि ब्रेकआउट ट्रेडर भी इधर वेट करके बैठे हैं। तो अगर मैं इनिशियली यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ, तो आई हैव एन एडवांटेज टू टेक अर्ली एंट्री। एंड यहाँ पे एक और चीज है कि मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे स्टॉप, तो मेरा यहाँ पे रिस्क जो है ना वो काफी कम है एंड रिवॉर्ड यहाँ पे काफी ज्यादा हो सकता है। सो रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी वेरी गुड एट दिस जंक्चर। और अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं सीधा यहाँ जैसे ब्रेकआउट 100 हुआ, 100 के ऊपर तुरंत बाय कर लूंगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि शैल आई वेट फॉर कैंडल टू क्लोज अबव द ब्रेकआउट। आई डोंट वेट, बट स्पेशली जब ऐसा केस है कि जब बेस वेरी क्लोज टू ब्रेकआउट बनाए, देन आई डोंट वेट फॉर कैंडल क्लोज, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर तुरंत मैं बाय कर लेता हूँ। उसका रीजन ये है कि ऐसे केस में ब्रेकआउट इतना स्ट्रांग होगा कि ब्रेकआउट कैंडल सपोज 110 रुपए की बन गई, टॉप पे ब्रेकआउट था, आपने वेट किया कैंडल की क्लोज होने का और कैंडल 110 तक बन गई, नाउ कैन यू एंटर इट ऑन ब्रेकआउट? एब्सोल्युटली नॉट। So these are the things which I trade differently from other। कि ये थोड़ा पर्सपेक्टिव आप देखो, आप प्राइस स्ट्रक्चर पे जितना टाइम स्पेंड करोगे ना, दैट इज रियली गुड फॉर यू। आपका पूरा परसेप्शन चेंज हो जाएगा। राइट। वैसे इसमें कुछ एक अच्छी बात है, कुछ एक लाइव स्टॉक एग्जांपल लें कि जहां पर ये ब्रेकआउट फॉल्स हुआ है या ब्रेकआउट रिवर्सल हुआ है। आज का ही ले लेते हैं सर, निफ्टी। हाँ। दिस इज निफ्टी 5 मिनट चार्ट। ओके, कल क्या हुआ, निफ्टी ने अराउंड 250 पॉइंट का डाउन मूव दिया, एवरीवन वाज बेरिश। एम आई राइट सर? तो यहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है कि कल मैंने स्टडी किया, मैं भी बेरिश था, लेकिन आज क्या हुआ, निफ्टी गैप अप हुआ, गैप अप के बाद निफ्टी ने एक लो बनाया, ये लो बन गया राइट, और ये हाई बन गया, ये इनिशियल पीरियड का। उसके बाद देखो क्या होता है, एक फिर से हाई बना, लो, अब ये लो है वो बे हायर लो बन रहे हैं। यहाँ पे आप देखो, ये हायर लो, ये हायर लो, ये हाई भी हाई बना। एंड यहाँ पे मैं जो बोल रहा था ना, तो ये ब्रेकआउट को बोल सकते हैं, ये डे हाई था, यहाँ पे एक और बार हाई बना, यहाँ पे सेलर ने बेचने की ट्राई की कि डे हाई पे उसने बेचने का ट्राई किया, सेलर ने सेल किया, लेकिन देखो वो हार्डली दे कैन मूव 30-40 पॉइंट। और उसके पहले का लो क्या था, ये लो के नीचे वो उसको प्राइस को पुश नहीं कर पाए। इट मींस कि जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया वो वीक सेलिंग अपार्ट था, एंड रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस। थोड़ी देर में वो हाई निकल गया, और जैसे हाई निकला देखा एकदम बिग कैंडल बन गई, 2 बिग कैंडल। ये बड़ी बिग कैंडल क्यों बनी? उसी वजह से कि जिन लोगों ने शायद सेल किया था उनके स्टॉप लॉस भी होते हैं सिस्टम में, एंड दे आर फोर्स्ड टू एग्जिट। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट में आपको चांस ही नहीं मिलेगा एंटर होने का। सो दैट हैपन। उसके बाद प्राइस इधर आ गई। अब ये चार्ट मैंने आज ट्विटर पे भी डाला था, लेट मी शो, इन द मॉर्निंग इटसेल्फ आई पुट ऑन ट्विटर एंड आई टुक ट्रेड आल्सो। ओके, दिस चार्ट आई पुट मॉर्निंग। ये कल का हाई था सर, जहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, एंड एग्जैक्टली प्राइस आज इधर आई। मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, क्यों? क्योंकि कल मार्केट 250 पॉइंट डाउन था, सो इट्स गुड अमाउंट ऑफ सेलिंग वन कैन से। तो जहां पे भी जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया है जो प्रॉफिट में, वो भी उनको भी पता है कि यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है, तो इट्स टाइम टू बुक द प्रॉफिट। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया। तो ये शॉर्ट एग्जैक्टली आज, अगर सिर्फ आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन में ट्रेंड बुलिश था, just only one day, if I see only one day, तो निफ्टी ओपन 50-60 पॉइंट अप, एंड ये पॉइंट पे जब निफ्टी पहुंचा तो वो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट अप था। सो आज का दिन में इट वाज बुलिश, स्टिल मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिया क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आएगा। एंड जो डे ट्रेडर है उनके लिए एक मैसेज है कि आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो प्रीवियस डे हाई एंड लो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस डे हाई एंड लो सबके लिए सेम है। आप मूविंग एवरेज यूज करते हो, दूसरा तो सबके लिए अलग अलग होता है, कोई वो इंडिकेटर होता है, कोई वो इंडिकेटर देखता है।
but the day high and low is same for everyone, right? It is same for Rahul, Vivek sir, it is same for me. That is why ये लेवल पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिलेगी. That is true. Because everyone is watching this level, and that is why I was watching कि ये day high पे some selling is possible, and because of that I took short, and within a few minutes I booked 30 point also. See, this is the updated chart. Here I booked 30 point. But उसके बाद एक interesting चीज हुई. So this was the point I sold Nifty and I booked profit. I booked 30 point. Why 30 point only? Because एक तो ये day trade है, so 30 point is a decent target for index. And second, ये contra trade था. ओके, ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, लेकिन आज निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने एक कॉन्ट्रा ट्रेड लिया था. तो दिस इज वन मोर मैसेज टू ट्रेडर आउट देयर. व्हेनेवर यू आर टेकिंग ए कॉन्ट्रा ट्रेड ना, बी वेरी चूजी अबाउट योर टारगेट्स. डू नॉट वेट फॉर वेरी बिग टारगेट, क्योंकि कॉन्ट्रा ट्रेड में थोड़ा मिला लेके निकल लो, क्योंकि कभी भी सिचुएशन चेंज हो सकती है. दैट्स एग्जैक्टली हैपन हियर. मैंने जैसे 30 पॉइंट का बुक किया, वापस से निफ्टी उधर ही आ गया सेम लेवल पे, वापस से सेलिंग आई. लेकिन देखो सर, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिंग आने के बाद 1 2 3 टाइम यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे 3 बार सेलिंग आई, लेकिन निफ्टी जो है ना, वो ये जो लो था उसके नीचे जा ही नहीं रहा था. दैट मीन्स कि जितने लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं, बट वो उनका एफर्ट कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है. सो सूनर और लेटर दे विल गिव अप. एंड एग्जैक्टली यहाँ पे देखो क्या हुआ. इसके बाद 3 कैंडल ग्रीन बनी, एंड आई वाज श्योर हियर कि अब एक बड़ी कैंडल बनेगी, क्योंकि इन सबके स्टॉप लॉस लेके जाएगी. एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड. सो you can see the structure. So this was, you can say this was the breakout level, and see there was very swing low was formed very close to breakout था 11,016 and swing low was formed around 10,970. 30 पॉइंट क्लोज एक स्विंग लो बन गया था, जो मैंने यहाँ पे आपको बोला कि क्या होना चाहिए, नजदीक में होना चाहिए ब्रेकआउट के. दैट एग्जैक्टली हैपेंड टुडे. एकदम नजदीक में एक बेस बन गया था, एंड सी एक विदिन फ्यू मिनट 40-50 पॉइंट का मूव आ गया निफ्टी में. तो यहाँ से फिर नेक्स्ट ब्रेकआउट पॉइंट क्या होना चाहिए? ये 5 मिनट चार्ट आप देख रहे हो, राइट? नेक्स्ट ब्रेकआउट पॉइंट तो पास में आना चाहिए. नहीं, अब क्या होगा सर, ब्रेकआउट के लिए आपको एटलीस्ट रेजिस्टेंस चाहिए. तो रेजिस्टेंस क्या कहाँ पे आ सकता है? एक ये पॉइंट पे आ सकता है. ये 2 पॉइंट को मैं कनेक्ट करूँ, लेट मी राइट. अब यहाँ पे सर एक और चीज बताता हूँ. यहाँ पे एक पुल बैक केस बन गया है. क्यों? ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो गया, राइट, ऊपर चला गया. अब देखना, निफ्टी जब वापस आएगी तो ये जो रेजिस्टेंस जोन था, इट विल नाउ एक्ट एज अ सपोर्ट. सो नाउ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर टुमारो इज, टेक अ टूल इफ आई कैन, कि निफ्टी अगर ये जोन में आता है एंड अगर थोड़ा बुलिश स्टैंड देके आएगा, तो मैं इधर से इनफैक्ट आई एम लुकिंग लाइक दिस अपॉर्चुनिटी लाइक दिस. सो इसमें दोनों एग्जांपल आ गए. ये ब्रेकआउट का था, अब पुल बैक के लिए आई एम वेटिंग कि अगर कल मुझे अराउंड 11,000 अगर कोई एंट्री मिलती है, देन आई विल लुक फॉर द एंट्री एंड आई विल गो फॉर द ब्रेकआउट. दिस इज फॉर ओनली डे ट्रेडिंग. अब जो नेक्स्ट लेवल बोल रहे हो कि नेक्स्ट ब्रेकआउट कहाँ आ सकता है, तो नेक्स्ट लेवल ऑफ ब्रेकआउट कैन बी समवेयर हियर. दिस आर द पॉइंट. एंड लोग क्या करते हैं सर, मोस्टली वो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं. तो रेजिस्टेंस के लिए इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग लाइन, यू शुड हैव अ एरिया जहाँ पे आपको वेरी नैरो एरिया में देयर आर मल्टीपल स्विंग हाई एंड स्विंग लो, तो वो एरिया ड्रॉ करो, तो दैट विल गिव गुड पिक्चर. क्योंकि ट्रेडिंग मार्केट डू नॉट फॉलो एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला, साइंटिफिक फॉर्मूला जो प्रिसाइजली वही पॉइंट पे आके अटके. सो बेटर टू हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी. सो अब ये नेक्स्ट ब्रेकआउट पॉइंट है, विच इज 11,293, 11,260. सो अब यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है. सॉरी, let me draw here. In fact, it will be easy. अब सर यहाँ पे let's talk about other. अगर यहाँ पे ये पॉइंट पे इंस्टेड ऑफ मेकिंग हायर लो, अगर ये ऐसा बन जाता ना, ऐसा नीचे,
तो मैं ये ब्रेकआउट को ट्रेड करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स थे वो सेलर मैनेज टू पुश प्राइस बिलो द प्रीवियस स्विंग लो। देखा आपने, इसके नीचे आ गया। दैट मीन्स जो बुलिश ट्रेंड था, हायर लो बन रहा था, दैट गेट वायोलेटेड, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर थे दे मैनेज टू क्लोज प्राइस बिलो द इमीडिएट, जो नजदीक का सबसे नजदीक का जो स्विंग लो, उसके नीचे स्टॉक को ले जाने के लिए they managed to do it. That means they got a power. So इस केस में मैं ये ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करूंगा। आई विल नॉट ट्रेड इट, आई विल वेट फॉर पुल बैक, कि अगर ये ब्रेकआउट हो भी गया सर, जैसे ऊपर हो गया, देन आई विल इंस्टेड ऑफ बाइंग ब्रेकआउट के बाद मैं चेक करूंगा कि ये लेवल पे पुल बैक रिस्पेक्ट होता है। अगर रिस्पेक्ट होगा तो मैं इधर बाय करूंगा, बट आई विल नॉट बाय अ ब्रेकआउट व्हेन this lower high is already formed before the breakout. This kind of breakout I do not trade. So this is what I tell about the structure, that you need to pay attention to structure. These are small things. अब आप सिर्फ अगर ये लाइन पे ब्रेकआउट पे ही आप फोकस करते हो कि बस ये ब्रेकआउट ही देखना है, then you will miss these things. These are the small things that makes you different from other trader. And I do have charts to show, real time charts. See, this was the HDFC chart. सेम थिंग जो मैंने बताई है, ये रेजिस्टेंस था, मैंने रेजिस्टेंस जोन बनाया, एक स्विंग लो बना एक पे, दूसरा स्विंग लो बना 2। नाउ दिस स्विंग लो इज हायर देन प्रीवियस स्विंग लो। उसके बाद तीसरा स्विंग लो बना, दिस इज इवन हायर देन 0.2। तो ये जो ब्रेकआउट लेवल जो पहुंचा HDFC, उससे पहले का जर्नी देखोगे तो ये एक हायर स्विंग लो बना के जा रहा है। सो दिस इज व्हाट वन शुड फोकस एंड सी। उसके बाद तुरंत बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिल गया। Right. Great, San. This has been a great learning experience for me, especially knowing about you, your journey, and how you have progressed. आप कैसे बने ट्रेडर, और ये प्राइस ब्रेकआउट वाला अपने है कॉम्प्लेक्स टॉपिक, पर आपने कितने सिंपल तरीके से बताया, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था सैन। बट समय की पाबंदी के कारण इस सेक्शन के लिए ये पार्ट अपने अभी खत्म करते हैं। एक और वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड करूंगा जहां पे ये प्राइस ब्रेकआउट वाला कंटिन्यूटी में और कुछ और नया स्ट्रेटेजी अगर आप दे पाएंगे तो आपसे डिस्कस करूंगा, बिकॉज ये वीडियो लंबा हो गया। एक और वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, कोई और दिन आपके साथ में समय लूंगा। तो सैन, थैंक यू सो मच फॉर रिकॉर्डिंग दिस ऑसम पीस फॉर मी। यू आर ग्रेट। थैंक्स अ लॉट सर। राइट, थैंक यू सैन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। लंबा वीडियो है दोस्तों, आपको तो पता है ना कि हम लोग लंबा वीडियो बनाने में बदनाम है, बट ये वीडियो जरूरी था क्योंकि सैन के बारे में जानना बहुत जरूरी था। एक आम लड़के की कहानी, बॉय नेक्स्ट डोर, जो ट्रेडर बनना चाह रहा है और एस्पायर कर रहा है और बन चुका है। आई थिंक हम लोग सब उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो आप जरूर देखिएगा ये वीडियो और वापस से देखिएगा और सीखिएगा और समझिएगा कि सैन क्या बोलना चाह रहा है। और अगला वीडियो जो कि मैं जल्दी सैन के साथ रिकॉर्ड करूंगा और लाइव करूंगा, उस वीडियो में और बातें होंगी और स्ट्रेटेजी डिस्कस होगा। तो इस चैनल के साथ, इस एक्सरसाइज के साथ हम हमसे जुड़े रहिए। बाय बाय दोस्तों।